हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करेवेना पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 6 का कंप्लीट अध्याय कर चुके हैं और 7 का फर्स्ट अध्याय भी कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। आप लोग ये भी महसूस किए होंगे कि ये बेहतर है। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके जाने में आपको फ़ायदा महसूस होगी। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल जो हर्षवर्धन के बाद और मध्यकाल से पहले उसमें कौन कौन से नए राज्य बने उसके बारे में देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण और विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कामरूप में भास्कर वर्मा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मगध में माधव गुप्त का पुत्र आदित्य सेन अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार कश्मीर में भी कारकोट वंश का राज्य स्थापित हुआ था तथा उत्तर भारत के कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में विकेंद्रीकरण, अराजकता, अव्यवस्था एवं संघर्ष तथा द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चलिए देखते हैं दोस्त, प्रमुख राजवंश कौन कौन था। इसमें दक्षिण में चेर, पांड्य और चोल राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट का स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, जिसका राजधानी माणिकखेत था। चोल के बारे में भी हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। इसमें गुज्जर प्रतिहार है, जिसका स्थापना कौन किया था? नागभट्ट प्रथम ने। इसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। परमार वंश भी है, चंदेल वंश, चाहमाहान वंश। इस समय उत्तर भारत में ये वंश उत्पन्न हो गया। जैसे परमार वंश की स्थापना कौन किया था? तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। और चंदेल वंश का ननू किया था, अब जिसकी राजधानी कहाँ था? खजुराहो। चाहमाहान या चौहान वंश वासुदेव स्थापना किया था, इसका राजधानी कहाँ था? अहिछित। इसका अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जिससे मोहम्मद गौरी का तराइन का युद्ध होता है। जो 2 युद्ध होता है, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है, लेकिन दूसरे युद्ध में पराजित हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातम या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिर लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर या पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इसमें एक सामंतवाद की प्रक्रिया दी गई है। जब भी केंद्र की सत्ता अगर कमज़ोर होती थी तो ये सामंतवाद लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था। एग्जाम्पल के तौर पे राष्ट्रकूट को उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि राष्ट्रकूट पहले किसका सामंत था? तो चालुक्य राजाओं का सामंत था। चालुक्य राजा कौन था? विक्रमादित्य सेकेंड। लेकिन दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी के अधीनता से इनकार कर उसे हरा देता है और हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान करता है। इसमें यही क्या है? हिरण्य गर्भ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोने का गर्भ।
जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। और कदम वंश जो मयूर शर्मन और गुजर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ये इम्पोर्टेंस है। कदम मयूर शर्मन और गुजर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। कहाँ? कर्नाटक और राजस्थान में। राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता को जारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर क्या है? तो तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेटी है जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ये याद रखने चीज़ है। वेटी क्या है? जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसको वेटी कहते थे। कदमाई किसको कहते थे? भू राजस्व थे। कदमाई भू राजस्व थे। वेटी शब्द को याद रखिएगा। खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी के इस्तेमाल लगने वाला कर भी था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का उल्लेख है। इसमें दिया गया है कि क्या क्या चीज़ टैक्स लगता था, वो दिया है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो टैक्स उछाला जाता था उसमें उसका वित्तीय आधार बनता था व्यवस्था का, और मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इसका काम आता था। मंदिरों और दुर्गों के युद्ध के लिए भी इस्तेमाल होता था। लूट की शक्ति में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों को प्रयोग की भी संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और वंशानुगत होती थी। पदाधिकारी जो होता था वंशानुगत होता था और परिवार के ही आदमी होता था। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदे पर होते थे। प्रशस्ति और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो स्वतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में। किसके रूप में? शूरवीर और विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट के बारे में देखते हैं। किसी शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियां का बखान किया है। अपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। समुद्रगुप्त की संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक था कौन? नागभट्ट प्रथम। अपने कहाँ पे? ग्वालियर में प्रशस्ति लिखवाया था। आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धरशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। कहाँ कहाँ? आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग, माने उनसे हार गए थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुध को विजित किया था। उन्होंने वंग, अनर्थ, मालवा प्रदेश का हिस्सा, वत्स, मत्स्य आदि का राजाओं को पराजित किया था।
राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो आगे अध्याय में पढ़ेंगे चोल के बारे में। यह चोल के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेरे बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिह्नित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे, फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बागी चबूतरे, नहर, खैया आदि मौके के छत्ते और गहरे झीलें हैं। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, किस पे? पान के पत्तों पर, बुने हुए कपड़ों पर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूला करता था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर में शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण द्वारा किस बुक की रचना की गई? राजतरंगिणी की। सबसे प्रामाणिक और तिथि क्रम में पहला लिखा हुआ पुस्तक है राजतरंगिणी। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कनौज। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। किसके रूप में की है? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में। त्रिपक्षीय शुरू कौन करता है? गुर्जर प्रतिहार वंश, और अंत में इसे ही हासिल होता है कनौज, गुर्जर प्रतिहार वंश को। इसमें पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश भी था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कनौज पर शासन करने वाला इंद्रायुध को पराजित कर प्रयाग तक पहुँच जाता है। जैसे जो वत्सराज होता है प्रतिहार नरेश, वो जो कनौज पे शासन कर रहा था इंद्रायुध, उसे पराजित कर प्रयाग तक चला जाता है। प्रयाग तक जाने के प्रयाग पे किसका शासन था? तो पाल वंश का शासन था। पाल वंश का उस समय कौन राजा था? धर्मपाल। इसके वजह से वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध होता है जिसमें वत्सराज विजयी होता है। अब वत्सराज को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने हरा दिया। दक्षिण भारत का पहला शासक था जो उत्तर भारत के लड़ाइयों में हस्तक्षेप करता है। जो कौन था? राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव था। अब क्या होता है? धर्मपाल इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को कनौज का राजा बना देता है। किसको? इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को कनौज पर राजा बना देता है। और धर्मपाल उत्तरापद की स्वामी कहा गया है। धर्मपाल को उत्तरापद की स्वामी कहा गया है। अब क्या होता है? प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को भगाकर इंद्रायुध को फिर नरेश बना देता है। इसने धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। यानी अब जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय चक्रायुध और धर्मपाल दोनों को पराजित कर देता है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक को पराजित कर कनौज पर अपना राजधानी बना लेता है। कौन? मिहिर भोज। इसका नाम कौन करता है? मिहिर भोज। मिहिर भोज। और ये मिहिर भोज किसको हराता है? पाल शासक को और राष्ट्रकूट शासक को। इसलिए कहा जाता है कि त्रिकोणीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों की सफलता के साथ हो जाती है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया।
इसलिए जब वे एक दूसरे को राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। एक चीज, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद के बारे में दिए गए शासकों ने 1997 से 230 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्से निशाना थे। संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण में खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उनसे अल-बरौनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किस भाषा में? अरबी में। ये पूछ देता है कभी कभी कि किस भाषा में लिखी गई। किताब अल हिंद कौन लिखा था? अल-बरौनी। उन्होंने इसे तैयार करने के संस्कृत के विद्वानों का परामर्श लिया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1192 तक शासन किया, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक 1191 में हरा दिया, लेकिन दूसरी बार खुद को हार गया। अब चोल राज के बारे में देखेंगे। चोल राज कैसे आया अस्तित्व में, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी बात दी गई है कि कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कौन? मुट्टियार नाम से। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के समान थे। किसके समान थे? तो पल्लव राजाओं के। उरयाई के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनाया? निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनाया और तंजावुर शहर का स्थापना किया। अब कौन था? मुट्टियार नाम का। विजयालाल ने 9वीं सदी में मुटियारों को हराकर इसे डेल्टा पर कब्जा कर लिया। विजयलाल के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों के रूपों में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाकों इस राज्य का हिस्सा बना लिया गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसी ने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। राज प्रथम 85 में बना, पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया। इस अभियान के लिए उसने जल सेना का भी निर्माण किया। किसका? जल सेना का। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला के दृष्टि से एक चमत्कार है। कौन? तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों के निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बचावी, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। वे इम्पोर्टेंस है, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के आराधना के स्थान नहीं थे। वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। कौन था?
कांस्य प्रतिमाएं सबसे विशिष्ट था बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों को कई उपलब्धियां कृषि में नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलेचती, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी की खेती तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल 2 फसलें उगाई जाती थीं। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धति अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों को सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी। किसानों की बस्तियों को क्या कहलाता था? ऊर। और गांव के समूह को नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। ग्राम परिषद याद रखिएगा। वेलाली जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेलाली जाति के नाडू के काम में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों की चोल राजाओं ने समान रूप में विवेंदल वेलन, इस वर्ड को याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। मूवेंदवेलन और अरैयार जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय शब्द है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भूमि का कौन कौन प्रकार था। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान को स्वामी की भूमि था। ब्रह्मदेयी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। और एक था देवदान या तरुण मटुकिनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पलिचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। पलिचंदम, इसको याद रखिएगा। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरा दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ को अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। कौन शहरों में? नगरम। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरेरू से प्राप्त अलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बगीचों, मंदिरों इत्यादि के देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकरों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बात का एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। इसमें दिया गया है अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरेरू अभिलेख किसका है? तो प्रांतक प्रथम के शासन
के काल से संबंधित है। प्रांतक प्रथम जो चोल शासक था, प्रांतक प्रथम। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता क्या होनी चाहिए? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वो किसी भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इसने अपने या अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये सब दिया हुआ था उत्तर मेरूर अभिलेख में। अभिलेख में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। ब्राह्मी शताब्दी के तमिल कृति पेरियार पूरनम के एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आटा पारा पुलिया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था, जिसमें छोहे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पेटियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घुमा रहते थे। इसमें दिया हुआ है। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। ये पूछ सकता है कि तांग राजवंश कहाँ का है, तो चीन का है। इतना ही इसमें पढ़ना है। अब देखते हैं राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। राजा विक्रमादित्य द्वितीय के अधीनस्थ थे। राजधानी कहाँ था, मानिकखेत। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती वर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कौन कराया, तो दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बनता है, जो एक विजेता शासक था। उसने महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का बड़ा हिस्सा को जीत लिया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, जिसको धारावर्ष भी कहते हैं, ध्रुव क्या है, धारावर्ष भी, त्रिकोणीय संघर्ष करता है। राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक कौन था, गोविंद तृतीय, जिन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपनी विजय पटाखा फहराया। कौन, गोविंद तृतीय। याद रखने की चीज़ है कि राष्ट्रकूट का सबसे शक्तिशाली और महान शासक कौन था, गोविंद तृतीय। कवि राजमार्ग नामक काव्य ग्रंथ कौन लिखा था, अमोघ वर्ष, कवि राजमार्ग। आदि पुराण के लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे। कौन, जिनसेन। अमोघ वर्ष के दरबार में कौन रहते थे, जिनसेन, जिसने आदि पुराण लिखा। तो कोलोन का युद्ध 949 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 949 एडी में। किसके बीच हुआ था, कृष्ण तृतीय और चोल शासक प्रांतक के बीच हुआ, जिसमें प्रांतक पराजित हो जाता है, यानी चोल हार जाता है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क तृतीय था। इसको इसी के बीजापुर के सामंत तैलभ द्वितीय ने पराजित कर कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना की है। कौन, कल्याणी के चालुक्य स्थापना की तैलभ द्वितीय ने। किसको हराकर, कर्क। और कहाँ का, कौन राजा, किसका राजा था, राष्ट्रकूट का। कदम वंश का कौन स्थापना किया था, मयूर शर्मन। और गुजर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे, पल्लवों के सामंत थे। मयूर शर्मन किसके सामंत थे, पल्लवों के। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। गुजर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। इसमें चरण बाई चरण देखते हैं। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया था। कौन किया था, वत्सराज ने। और कन्नौज पर कौन उस समय शासन कर रहा था, इंद्रायुध को पराजित कर प्रयाग तक पहुंच जाता है। प्रयाग पर धर्मपाल का शासन था, इसलिए धर्मपाल और वत्सराज के बीच मध्य युद्ध होता है, जिसमें वत्सराज विजयी होता है। अब क्या होता है, वत्सराज को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने हरा दिया। वत्सराज को कौन हरा दिया,
ध्रुव ने, राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव था। धर्मपाल इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को कनौज का राजा बना देता है। फिर धर्मपाल क्या करता है, इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को कनौज राजा बना देता है। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी भी कहा जाता है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को भगाकर इंद्रायुध को नरेश बना देता है। इसने धर्मपाल को भी पराजित किया और गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिरभोज पाल शासक एवं राष्ट्रकूट शासक को पराजित कर कनौज को अपना राजधानी बना लेता है। त्रिकोणीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों की सफलता के साथ ही होती है। चोल के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि कावेरी ललिता में मुटियार नाम के एक प्रसिद्ध मुखिया था, मुटियार नाम का। इसे ही विजयालाल ने हरा कर डेल्टा पर कब्जा कर लेता है और तंजावुर शहर और निशुम्भ शुद्धनी देवी का मंदिर बनाता है। कौन? निशुम्भ सिद्धनी। ये पूछा हुआ नहीं है लेकिन कभी भी पूछ सकता है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम। इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था जो गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को अपना हासिल किया था। इसने जल सेना भी बनाया था। चोल अभिलेख में भूमि के विभिन्न कोटियाँ जैसे वेलन व गाय गैर ब्राह्मणों की किसान की स्वामी भूमि है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। पलिम चंदम जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। उच्च पदाधिकारियों को पेरुनंदरम कहा जाता था और निम्न पदाधिकारियों को शेरुनंदरम। मुवेदेवेलेन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। क्या थी? स्थानीय स्वशासन। चोल काल में भूमि कर क्या था? 1/3 था, ये याद रखिएगा। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। किसको? चोलकालीन नटराज प्रतिमा को। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। इसमें कुछ है जैसे यादव वंश, तो भीलम पंचम जो इसका राजधानी कहा था? देवगिरी। होयसल वंश राजधानी का विष्णुवर्धन और उसका राजधानी का हेलीवर्ड। कौन स्थापना किया? विष्णुवर्धन। कदम वंश मयूर शर्मन वनवासी जो अपने आप को ब्राह्मण कहता था। काकतीय वंश विटापर्थ अमकोंडम। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। किसका? हर्ष का, जिसने राजतरंगिणी की रचना की थी। चाहमाहान या चौहान वंश वासुदेव, इसका राजधानी कहाँ था? अहिछत्र। चलिए दोस्त, आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है। चलिए दोस्त, थैंक यू।